नमस्कार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दूसरे क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सर और आप देख रहे हैं क्लास 12th हिंदी मीडियम केमिस्ट्री। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, लवन सेतु पढ़ा था और ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईएमएफ और विभवांतर में क्या अंतर है, जो पहला टॉपिक मेरा होगा। फिर उसके बाद हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन पढ़ेंगे और जो जिंक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव और कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं ईएमएफ, जिसे हम सेल पोटेंशियल भी कहते हैं, सेल विभव और विभवांतर, दोनों में अंतर है। हम देखेंगे कि जो ईएमएफ होता है, जब परिपथ में विद्युत धारा नहीं बह रही होती है, तब जो दो इलेक्ट्रोड के विभवों का अंतर होता है वह ईएमएफ कहलाता है। और विभवांतर जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है, तब जो अर्धसेलों के विभवों का जो अंतर होता है वह विभवांतर कहलाता है। और हम देखते हैं कि ईएमएफ की वोल्टता जो होती है वह अधिक होती है, विभवांतर की वोल्टता कम होती है। ईएमएफ को पोटेंशियोमीटर द्वारा मापते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस और विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। हम दोनों में पहले अंतर समझेंगे, ईएमएफ और विभवांतर। तो हम टॉपिक हेडिंग करें ईएमएफ, जिसे हम लोग सेल विभव भी कहते हैं और विभवांतर में अंतर। तो एक तरफ हम ईएमएफ लिखते हैं और दूसरे तरफ हम विभवांतर लिखते हैं। और बारी बारी से हम अंतर समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने देखा कि जो ईएमएफ होता है, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है, हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट के रूप में, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती, तब जो दो विभवों का अंतर होता है, दो इलेक्ट्रोड के विभवों का जो अंतर होता है, तब दो इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर ईएमएफ कहलाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। और हम देखते हैं विभवांतर में कि जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है, जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित
हो रही होती है, तब जो दो अर्ध शेल के विभवों का अंतर होता है, तब जो दो अर्ध शेलों के विभवों का अंतर होता है, विभवांतर कहलाता है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहला अंतर मेरा यह हुआ। दूसरा अंतर कि जो ईएमएफ होता है, इसमें जो वोल्टता होती है वह वोल्टता अधिक होती है। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी वोल्टता अधिक होती है। और जो विभवांतर होता है उसकी वोल्टता कम होती है। तो दूसरा पॉइंट के रूप में हम इसमें लिख सकते हैं कि इसकी वोल्टता कम होती है। तीसरे पॉइंट के रूप में हम लिख सकते हैं कि ईएमएफ को पोटेंशियोमीटर द्वारा मापते हैं या मापा जाता है। इससे पोटेंशियोमीटर द्वारा मापते हैं। और इसे वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। तो इस तरह से जो मुख्य अंतर ईएमएफ या सेल पोटेंशियल जिसको कहते हैं और विभवांतर के बीच हमने समझा। अब हम समझने जा रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम हेडिंग करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मिटा देते हैं इसे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम कह सकते हैं 298 केल्विन टेम्परेचर पर जब एक इलेक्ट्रोड को उसके आयनों के 1 मोलर सांद्रण वाले विलयन में डुबोया जाता है, तब जो उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे हम E0 द्वारा दर्शाते हैं। तो हम लिख सकते हैं 298 केल्विन टेम्परेचर पर जब एक इलेक्ट्रोड को अपने
आयनों के 1 मोलर सांद्रण वाले विलयन। वाले विलयन में रखा जाता है तो उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे E0 द्वारा दर्शाया जाता है। हमने क्या स्टेटमेंट लिखा कि 298 केल्विन पर जब एक इलेक्ट्रोड को अपने आयनों के 1 मोलर सांद्रण वाले विलयन में रखा जाता है तो उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है और इसे E0 द्वारा दर्शाया जाता है। रखा जाता है या डुबोया जाता है हम लिख सकते हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि हम देखते हैं कि किसी एकल अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव का प्रायोगिक निर्धारण संभव नहीं है। मतलब जो अर्ध सेल है, जो हाफ सेल है, इसका हम इलेक्ट्रोड विभव नहीं निकाल सकते हैं प्रैक्टिकली। तो इस समस्या के निदान के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया गया। क्यों मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया गया? तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग इसलिए किया गया जिसका इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। तो 0 को हम स्टैंडर्ड मान लिए और उससे हम रिलेट किए जो दूसरा हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और उसका जो विभव है। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने डेनियल सेल पढ़ा था और उस डेनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड विभव का मापन। तो हम बता रहे थे कि एकल अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव का प्रायोगिक निर्धारण संभव नहीं है और इसके निदान हेतु मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया गया। चूंकि इसका इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है और उससे हम दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उसे कनेक्ट करके हम उस अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव का पता कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एक एकल अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव एक एकल अर्ध सेल का, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण का प्रायोगिक निर्धारण संभव नहीं हो सकता है। विभव का प्रायोगिक निर्धारण संभव नहीं है। तो इस समस्या के निदान के लिए निदान हेतु मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे हम SHE भी कहते हैं। तो इसका प्रयोग किया गया, SHE का प्रयोग किया गया, और यहां लिख सकते हैं कि जिसका या जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान 0.0 वोल्ट, कहने का मतलब E0 इज इक्वल टू 0.0 वोल्ट होता है। तो अब हम देखने जा रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पहले उसका कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बहुत आसान है, हम एक कंटेनर ले लेते हैं और इस कंटेनर में शीशे का एक नली ले लेते हैं। प्लैटिनम का पत्थर ले लेते हैं, जिसमें प्लैटिनम ब्लैक और इसे तार के सहारे जोड़ा जाता है। यहाँ हम H2 गैस 298 केल्विन टेम्परेचर 1 बार और ATM, और यहाँ हम सॉल्यूशन के रूप में लेते हैं 1 MHCl। तो स्टेटमेंट के रूप में हम लिख सकते हैं कि एक छोटे प्लैटिनम के पत्थर पर, जिस पर प्लैटिनम ब्लैक जमा रहता है, जमा रहता है, को जो नली है, शीशे की नली, उसे हम फ्यूज कर देते हैं। मतलब शीशे की नली के साथ इसे फ्यूज कर देते हैं। शीशे की नली के साथ फ्यूज किया जाता है। और हमने क्या किया, तो यहाँ जो H+ आयन युक्त, चूंकि यहाँ HCl हमने लिया है तो यह H+ आयन देगा, तो H+ आयन युक्त 1 MHCl विलयन में डुबोते हैं। इसे H+ आयन युक्त 1 MHCl विलयन के पात्र में डुबोया जाता है। और हमने अब क्या किया कि H2 गैस कितना, तो 298 केल्विन, मतलब शुद्ध हाइड्रोजन गैस 298 केल्विन ताप और वायुमंडलीय दाब
पर नली में प्रवाहित करते हैं। तो हम लिखेंगे शुद्ध H2 गैस 298 केल्विन ताप 1 atm दाब पर नली में प्रवेश कराते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 बात हो गया कि एक पत्थर हमने लिया जिसमें प्लेटिनम ब्लैक लगा हुआ है, शीशे की नली है उसमें हम फ्यूज करा दिए हैं, और जो हमने विलियन लिया है 1 MHCl लिया है जो कि H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, और उसको इस पात्र में हम रखे हैं, और H2 गैस हमने इतना 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पर यहाँ प्रवाहित करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो SHE मेरा है वह एनोड के रूप में भी कार्य करता है और कैथोड के रूप में भी कार्य करता है। तो हम देखेंगे, यहाँ मिटा दिया जाए, कि यदि SHE एनोड के रूप में कार्य करता है, तो एनोड के रूप में कार्य करता है तो हम जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, और एनोड पर ऑक्सीकरण होगा तो यह मेरा, अब थोड़ा गाड़ी स्पीड चला रहे हैं, H2 ये 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एक्वस, ये हो गया गैस, और चूंकि गैस है तो यहाँ हम प्लैटिनम ले लेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर एनोड के रूप में कार्य किया और हमने यहाँ पर ऑक्सीकरण को देखा, तो जो H2 गैस है वह H+ आयन में बदलकर लिखेंगे यहाँ पर H2 गैस H+ आयन में बदलकर कहाँ चला गया, तो विलियन में चला जाता है। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे कि SHE अगर कैथोड के रूप में कार्य करता है, यहाँ देखेंगे यदि SHE कैथोड के रूप में कार्य करता है, तो हम देखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि कैथोड पर अवकरण होता है, और अवकरण में जो 2H+ है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये H2 में परिवर्तित हो जाता है। ये हो गया गैस, ये हो गया एक्वस, और यहाँ पर हम प्लैटिनम लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने पाया कि जो H+ आयन है H2 गैस में बदल जाते हैं। यहाँ पर H+ आयन H2 गैस में बदल जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि जो सेल चित्र इसका हम देखेंगे, तो सेल चित्र ये H2 हो गया और ये H+ हो गया। अब यहाँ एक लाइन दे दिए और यहाँ हम PT रख दिए, यहाँ 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम, ये हो गया गैस, ये हो गया एक्वस, ये हो गया सॉलिड। अब हम जो E0 निकालेंगे इसका, तो E0 चूंकि यह स्टैंडर्ड है, हमने 0.0 वोल्ट जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है इसका वह 0.0 वोल्ट होता है। अब हम बारी बारी से
जो डेनियल सेल में हमने जिंक इलेक्ट्रोड लिया था उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव और कॉपर इलेक्ट्रोड लिया था उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, दोनों को निकाल करके और दोनों का जो फाइनल वैल्यू हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा था वह 1.1 वोल्ट आया था। तो हम इस अर्ध सेल मतलब SHE से उसे जोड़ करके और जो उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसे निर्धारित करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग मेरा हो जाएगा कि जिंक इलेक्ट्रोड के इनॉट का निर्धारण। डायग्राम रहने देते हैं। Zn2+ के मानक इलेक्ट्रोड विभव, कहने का मतलब इनॉट का निर्धारण। ये मेरा हेडिंग हो गया। और चूंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेरा रिएक्टिविटी सीरीज है, अभी हम इतना जान रहे हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वह एनोड के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर हम जिंक को हाइड्रोजन से कंपेयर कर रहे हैं और जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एज ए एनोड हम यहाँ देखेंगे। तो हम जो सेल अभिक्रिया है इसकी उसे देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सेल अभिक्रिया, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था उस तरह से हम यहाँ बना सकते हैं और बीच में सॉल्ट ब्रिज भी लगा सकते हैं। और ये हम ZnSO4 ले लेंगे और ये Zn है और इस दोनों को हम जोड़ भी सकते हैं। चलिए, नेटवर्क कटने से एक बढ़िया बात हो गया कि ये डायग्राम हमने नहीं बताया था। अब यहाँ पर ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस हो गया और ये गैस हो गया। तो ये सेल चित्र है। अब हम देखेंगे कि जो ई नॉट होगा, ई नॉट इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो हमने यहाँ ये जो वैल्यू यहाँ रीडिंग मिलेगा हमको, तो वह मिलेगा 0.76 वोल्ट। और कैथोड के रूप में यहाँ पर मेरा SHE है, तो इस SHE का वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं। और यहाँ पर Zn2+। तो इस तरह से हम E0 Zn2+ का वैल्यू निकाल लिया। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो -0.76 वोल्ट। तो बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये वैल्यू को हम याद रखेंगे। अब हम कॉपर को SHE से जोड़ते हैं। तो कॉपर को जोड़ेंगे तो चूंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव होता है देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कॉपर कैथोड का काम करेगा और ये हाइड्रोजन एनोड का काम करेगा। तो अब हम बिना देर किए हुए सिर्फ इस वैल्यू को याद रखेंगे, बाकी सब हम मिटाएंगे। चलिए फिर से लिखें। तो अब हम देख रहे हैं Cu2+, जो हम इधर डायग्राम बना रहे थे, अब ये मिट जाएगा। अब हाइड्रोजन, ठीक इसी प्रकार हम लोग SHE लेफ्ट साइड और राइट साइड कॉपर को दे करके इस डायग्राम को बनाएंगे।
अदर बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन यहाँ आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो हम सेल अभिक्रिया देखें। सेल अभिक्रिया हम एनोड पर देखते हैं। तो एनोड पर हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण होता है, और इस ऑक्सीकरण में हम यहाँ एनोड का बिहेव H2 कर रहा है, तो H2 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्वस गैस, और यहाँ हम प्लैटिनम ले लिए। फिर इसी प्रकार हम देखेंगे कैथोड पर। तो कैथोड पर मेरा अवकरण होगा और इस अवकरण में हम देखेंगे कि Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनल जब हम ओवरऑल सेल रिएक्शन देखेंगे तो हम देखेंगे कि H2 प्लस Cu2 प्लस, और ये हो जाएगा 2H प्लस Cu, गैस एक्वस सॉलिड। अब हम सेल चित्र को देखेंगे। तो सेल चित्र मेरा यहाँ H2 गैस, इधर प्लैटिनम हो गया, एक सिंगल वर्टिकल लाइन, फिर हो जाएगा 2H प्लस, ये एक्वस हो गया, डबल वर्टिकल लाइन फॉर सॉल्ट ब्रिज, फिर हम Cu2 प्लस Cu सॉलिड। अब हम यहाँ इनॉट सेल का बात करेंगे। तो चूंकि हम एज ए कैथोड हम कॉपर को देख रहे हैं, तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट Cu2 प्लस, और यहाँ हम SHE कहने का मतलब ई नॉट H2 2H प्लस। सिर्फ इस वैल्यू को हम दिमाग में रखेंगे, इसको हम हटा करके यहाँ लिख देते हैं कि ई नॉट Zn2 प्लस इज इक्वल टू मेरा आया है 0.76 वोल्ट। मिटा दें अब यहाँ। अब हम इसका जो रीडिंग आ रहा है वह 0.34 आ रहा है, और हम निकालने जा रहे हैं क्या, तो कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये 0.0 वोल्ट है। तो अब हम लिख सकते हैं ई नॉट इज इक्वल टू कॉपर 2 प्लस, और दिस इज इक्वल ई नॉट Cu2 प्लस इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। तो एक वैल्यू तो मेरा यहाँ आया, हम यहाँ भी लिख दें Cu2 प्लस दिस इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। अब फाइनल हम डेनियल सेल में देखने जा रहे हैं। हम इसको मिटा देते हैं, जो हाइड्रोजन अब हम जानते हैं कि ई नॉट इज इक्वल टू, हमने देखा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो हम यहाँ पर ई नॉट यहाँ डेनियल सेल में हमने जो जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था उसमें हम देख रहे हैं, तो हम इसका वैल्यू निकाल चुके हैं -0। कैथोड में कॉपर है,
तो ई नॉट Cu 2 माइनस ई नॉट Zn 2 तो कैथोड के रूप में हमने कॉपर को लिया है तो 0.34 वैल्यू आ गया, माइनस फिर मेरा जो जिंक वाला वैल्यू है वो है 0.76 वोल्ट, और इस तरह से हमने 1.1 वोल्ट कैलकुलेट कर लिया। तो हम समझते हैं कि अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। इसी तरह से आप बने रहें। नेट स्लो है फिर भी हम आपके लिए सारे तथ्यों को विस्तार पूर्वक समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसका आप लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।